आज सुनिए हिंदी की एक संजीदा और संवेदनशील लेखिका लतिका बत्रा जी की लिखी हुई कहानी मेरे अपने, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुबह के 4 बजे थे। फरवरी का महीना था। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की सूनी व सर्द गैलरी की ठंडी बेंच पर बैठी सुरभि को ना तो कुछ महसूस हो रहा था, ना कुछ सूझ रहा था। कोमा की सी स्थिति में सुन्न सुरभि ऑपरेशन थिएटर के सामने दरवाजे पर नज़रें टिकाए बैठी थी। भीतर मास्टर जी का ऑपरेशन चल रहा था। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। रात को सोते समय उन्हें कुछ बेचैनी हो रही थी। उन्होंने सुरभि को बताया तो वो रसोई समेटते हुए बोली, गैस हो गई है पेट में, अभी डाइजीन लेकर आती हूँ। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिनको आज तक साधारण खांसी जुकाम के अतिरिक्त कभी कुछ नहीं हुआ, उनकी इस बेचैनी का कारण गैस या बदहजमी के अलावा कुछ और भी हो सकता है। उन्होंने सदा एक नियमित जीवन जिया था। सैर व योगाभ्यास नियम से करते थे। खान पान भी उनका सादा सा था। दोनों सुबह 7 बजे अपने अपने स्कूल के लिए निकल जाते थे। मास्टर जी कार से सुरभि को उसके कन्या विद्यालय छोड़ते हुए अपने राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय पहुंचते थे, जहां वे गणित के अध्यापक थे। लौटते भी दोनों साथ ही थे। उनके कोई संतान नहीं थी। विद्यालय से लौटकर शाम को वे दोनों विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाते थे। ये कक्षाएं वित्तीय कारणों से नहीं ली जाती थी। जो होनहार छात्र बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों की मोटी फीस भर पाने में असमर्थ होते थे, उन्हें ये दोनों पति पत्नी नाम मात्र की गुरुदक्षिणा लेकर पढ़ाते थे। मास्टर जी अपने छात्रों में बहुत लोकप्रिय थे। वे अपने हंसमुख और मित्रवत व्यवहार से छात्रों के गुरु ही नहीं, मित्र भी बन जाते थे। वहीं टीचर आंटी हालांकि अपने गंभीर व अंतर्मुखी स्वभाव के कारण छात्रों से अधिक घुलती मिलती नहीं थीं, परंतु उनका स्नेह बच्चों के लिए कम नहीं था। सारा दिन इतने सारे बच्चों से घिरे रहकर उन्हें कभी अपनी संतान के ना होने की कमी महसूस ही नहीं हुई। अवकाश के दिनों में भी बच्चे अक्सर उनसे कुछ ना कुछ पूछने पढ़ने चले आते थे। पूरा जीवन इसी ढर्रे पर चलते बीत रहा था। आखिरकार मास्टर जी सेवानिवृत्त हो गए। अब उन्हें अपना सरकारी आवास खाली करना था। मास्टर जी उम्र के इस पड़ाव पर आकर किराए के मकानों में भटकना नहीं चाहते थे। इंदौर में उनका अपना घर था जो किराए पर चढ़ा रखा था। मास्टर जी चाहते थे कि अपना बाकी का बचा समय वे उसी पैतृक मकान में व्यतीत करें जिसमें उनका बचपन बीता था। सुरभि की सेवानिवृत्ति में अभी 5 साल बाकी थे, पर मास्टर जी की इच्छा का सम्मान करते हुए उसने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। इंदौर शिफ्ट होने से पहले उनके मित्रों व छात्रों ने मिलकर उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन किया और अश्रुपूरित आंखों से उन्हें विदा किया। इंदौर हालांकि मास्टर जी का पैतृक निवास था, पर जीवन के 40-50 वर्ष उन्होंने कानपुर में ही व्यतीत किए। इंदौर तो बस साल 2 साल में एक आध बार ही आना होता था। अब यहाँ की दुनिया उनके लिए लगभग अनजान ही थी। अड़ोस पड़ोस के अधिकतर पुराने लोग या तो स्थानांतरित हो चुके थे या स्वर्गवासी। नई पीढ़ी से परिचय नाम मात्र का था। शुरू के 8-10 दिन तो सामान इत्यादि व्यवस्थित करने में बीत गए। उसके बाद करने को कुछ नहीं था। दोनों जैसे नौकरी से ही सेवानिवृत्त नहीं हुए थे, बल्कि जीवन की तेज बहती धार से छिटक कर दूर आ गिरे थे। अपने ही शहर में अपरिचय का महासागर ठाठे मार रहा था और दोनों पति पत्नी उसके किनारे हतप्रभ से खड़े थे, अकेले, उदास और किंकर्तव्य विमूढ़। सुरभि रुआंसी होती। इस उम्र में किसी नए स्थान पर जड़ें जमाना आसान तो नहीं। ऐसा विकराल अकेलापन जीवन में उन्हें कभी नहीं महसूस हुआ था। इंदौर आने का निर्णय कहीं उनकी भूल तो नहीं थी। जिस अपने शहर में लौटने को मास्टर जी इतने लालायित थे, वहाँ दूर तक कोई अपना दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी संतान के ना होने का दुख भी सालने लगा था सुरभि को। काश समय रहते कोई बच्चा ही गोद ले लिया होता तो उसी के सहारे जिंदगी कट जाती। सुरभि तो सदा अपने आदर्शवादी पति की परछाई बनी रही, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलती आई थी। मास्टर जी कहते थे कि 1 या 2 स्वयं के पैदा किए बच्चों की रगों में अपना खून दौड़ाने से कहीं बेहतर है पराये कहे जाने वाले बच्चों की रग रग में मनुष्यता और उत्तम आचार विचार भर दिए जाएं। पूरी उम्र दोनों पति पत्नी इन्हीं उसूलों और आदर्शों पर चलते आए थे। आज सुरभि का मन डोलने लगा था। उदास तो मास्टर जी भी थे, पर उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा था।
बरसों पहले एक अनजान शहर को अपना बना लिया था, तो इस शहर को फिर से अपना बनाने में कितना समय लगेगा। इसी तरह की उत्साहवर्धक बातों से वे सुरभि का हौसला बनाए रखते। शीघ्र ही घबरा कर हतोत्साहित होने वालों में तो सुरभि भी न थी। उसने स्वयं पर काबू पाया और अपने लिए कुछ रचनात्मक कार्य खोजने लगी। सुरभि के घर जो काम वाली बाई आती थी, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। अध्यापकों के घर में अशिक्षित, ना, ये नहीं हो सकता। सुरभि ने उसे शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। वो दुलारी के लिए स्लेट, कॉपी, पेंसिल व अन्य आवश्यक सामान ले आई। 2-3 दिन तो वो बड़े उत्साह से पढ़ने आई, लेकिन शीघ्र ही इस कवायद से ऊब गई। पढ़ने में आनाकानी करने के उसके पास 100 बहाने थे। वो कहती कि इस उम्र में ये सब ना सीख पाएगी वो। आधी जिंदगी तो बीत गई, अब पढ़ने का क्या फ़ायदा। पर सुरभि ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि दुलारी और उसके जैसी अन्य स्त्रियों को शिक्षा का महत्व समझाकर उन्हें पढ़ने लिखने के योग्य बनाकर ही दम लेगी। दुलारी पास की बस्ती में ही रहती थी। सुरभि ने मास्टर जी को अपना मंतव्य बताया और दोनों अब रोज़ शाम को बस्ती का चक्कर लगाने जाते। उन्हें देखकर हैरानी हुई कि वहाँ लगभग हर कच्चे पक्के घर में रंगीन टीवी, कूलर, फ्रिज इत्यादि मौजूद थे। बिजली के नियमित कनेक्शन न होने के कारण मुख्य सड़क से गुजरती हाई टेंशन तार से बिजली चुराई जाती थी। मोबाइल फ़ोन तो खैर हर छोटे बड़े के हाथ में था ही। प्रगति के नाम पर क्या ये कम था? चाहे जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर और कच्ची गलियों में जमा कीचड़ व मच्छरों की भरमार ही क्यों ना हो। खुली नालियों में शौच करते बच्चों पर भी किसी को ऐतराज़ न था। सामुदायिक नल के काई जमे चबूतरे पर पानी भरने के इंतज़ार में लड़ती झगड़ती औरतों के पास फुर्सती कहाँ थी वहाँ की गंदगी साफ करने की। मर्द चाहे निठल्ले हों या कामगार, शाम होते ही दारू के अड्डे पर जमा होकर पीना पिलाना, औरतों पर फिक्रे कसना, मार कुटाई, गाली गलौज करना ही उनकी मर्दानगी का सबूत था। बची खुशी मर्दानगी घर पहुंचकर औरतों और बच्चों को पीटने में खर्च होती। बच्चों को इन लोगों ने सरकारी स्कूल में डाल रखा था, पर उसका कारण शिक्षा के प्रति जागरूकता कतई नहीं थी। सरकार की ओर से हर विद्यार्थी को जो मुफ्त में वर्दी, दोपहर का भोजन और पैसे दिए जाते थे, ये प्रलोभन कम तो नहीं था बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। जितना बुरा हाल उस बस्ती का था, उतनी ही दृढ़ता से सुरभि ने निश्चय कर लिया उसे सुधारने का। मास्टर जी का उसे पूरा सहयोग मिला। सबसे पहले वे दोनों क्षेत्र के विधायक से मिले, कई अधिकारियों से मिले, कई दफ्तरों के चक्कर काटे। सबको उन्होंने बस्ती की दुर्दशा व समस्याएं बताईं, अपनी योजना समझाई। क्षेत्र के सर्वोदय विद्यालय के प्रधानाध्यापक से भी मिले और रात्रिकालीन प्रौढ़ शिक्षा केंद्र शुरू करने का प्रबंध किया। लोगों को केंद्र पर आने के लिए आकर्षित करने के लिए सुरभि ने एक अनूठा कार्यक्रम बनाया। यूनिवर्सिटी के टेली कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया विभाग के डीन से मिली। उन्हें अपना प्रोजेक्ट समझाकर उनसे सहायता मांगी। वो चाहती थी कि छात्र सामाजिक जागरूकता व महिला कल्याण जैसे विषयों पर कुछ ऐसी रोचक व विचारोत्तेजक फीचर और एनिमेशन फिल्मों का निर्माण करें जो निरस्त डॉक्यूमेंट्री फिल्मों जैसी ना हो। मनोरंजन के साथ साथ वे फिल्में उनके दिलो दिमाग को झकझोर कर सोचने को मजबूर कर दें। छात्रों ने उनका भरपूर साथ दिया और कई टेली फिल्मों का निर्माण किया, जिनका प्रदर्शन हर रविवार को केंद्र पर किया जाने लगा। इसके साथ ही मास्टर जी ने इंदौर युवा नाट्य कला केंद्र के नुक्कड़ नाटक करने वाले कलाकारों को भी अपने साथ जोड़ लिया। ये लोग हफ्ते में एक दिन वहाँ सामाजिक जागरूकता संबंधित नाटक खेलते। कुछ लोग केवल नाटक और फिल्में देखने जाते और कुछ केंद्र द्वारा परोसी गई चाय पीने। कुछ भी हो, चिंगारी लग चुकी थी। बस्ती के जिन लोगों ने इन दोनों पति पत्नी को पागल की संज्ञा दी थी, वे सब अब इनकी अथक मेहनत और लगन से विस्मित थे। कुछ तो बात है इनमें। जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं, शायद उसमें सच में ही हमारा भला हो। और धीरे धीरे बात बन गई। स्कूल चल निकला। सुरभि और मास्टर जी के चेहरों पर थकान तो थी, पर सफलता की रौनक का तेज भी था। सुरभि ने जो कार्य अपने खाली समय के सदुपयोग के लिए शुरू किया था, अब वो एक लक्ष्य बन गया था। सारी उम्र एक नियमित जीवन जीने वाले व्यक्तियों की दिनचर्या अब इस उम्र में आकर अस्त व्यस्त हो रही थी। देर रात तक काम करने की वजह से अक्सर सुबह की सैर छूट जाती। सुबह सुबह कभी नुक्कड़ नाटक करने वाले तो कभी मल्टीमीडिया के विद्यार्थी आ जुटते, नए नए विषयों पर विचार विमर्श करने। कभी बस्ती के निवासी ही आ जाते अपनी समस्याओं के निवारणार्थ।
कोई अपने घरेलू झगड़ों का निपटारा मैडम जी से करवाना चाहता था, तो कोई किसी सरकारी दफ्तर में फंसी अपनी किसी समस्या के निराकरण का रास्ता पूछने आता। कभी कुछ लोग एकत्र होकर आते और अपनी नई नई आवश्यकताओं की सूची मास्टर जी को पकड़ा देते। खुली नालियां ढकवानी हो या बहते लीवरों की सफाई, मच्छर मारने की दवा छिड़कानी हो या जमा पानी में लाल दवाई, लोग अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काट कर सीधे मास्टर जी के पास ही आते। सारी उम्र मास्टर जी ने एक जगह बैठकर मात्र अध्यापन कार्य ही किया था। अब इस तरह की भागदौड़ उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही थी। उत्तरदायित्वों को अपने आराम के लिए बीच में ही अधूरा छोड़ देना ना तो उन्होंने खुद सीखा था, ना ही अपने विद्यार्थियों को सिखाया था। सुरभि कभी आराम करने या समय पर खाने पीने को कहती भी तो वे नज़रअंदाज कर जाते। काम के जुनून में अब वे अपनी छोटी मोटी शारीरिक परेशानियों को सुरभि से छिपा जाते। उसी का नतीजा आज सामने था। रात को सोते समय दी गई डाइजीन किसी काम न आई थी। अपनी बेचैनी को वे भरसक दबा रहे थे। उधर सुरभि रजाई में घुसते ही सो गई थी। मास्टर जी कुछ देर तक यूं ही बेचैनी में करवटें बदलते रहे, फिर धीरे से उठकर कमरे में टहलने लगे। उन्हें पसीना आने लगा। सीने और बाजू में तेज़ दर्द महसूस हुआ। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सीने में एक बार फिर दर्द की तेज़ लहर उठी। वे तरहा कर बिस्तर पर लुढ़क गए। सुरभि की नींद टूट गई। वो घबरा कर उठी और मास्टर जी को अर्ध बेहोशी में पसीने से लथपथ व दर्द से कराहते देखकर उसकी चीख निकल गई। सारे संकेत हार्ट अटैक की ओर इशारा कर रहे थे। उसने दौड़कर दवाइयों का डिब्बा उठाया और एक एस्पिरिन टैबलेट पानी में घोलकर मास्टर जी को पिला दी। फिर उन्हें शॉल ओढ़ाई और भागकर गाड़ी की चाबी उठाई। दरवाज़ा खोलकर चौकीदार को बुलाया और उसकी सहायता से मास्टर जी को गाड़ी में लेटाया। फिर घर के दरवाजे तक बंद करने की चिंता किए बिना तूफ़ानी गति से गाड़ी दौड़ाती हुई अस्पताल पहुंच गई। आपातकालीन विभाग में तुरंत उन्हें डॉक्टरों ने घेर लिया। ये एक मेजर हार्ट अटैक था। मास्टर जी को आनन फानन ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया। सुरभि को रिसेप्शन पर जाकर संबंधित आवश्यक कागजी कार्यवाही पूरी करने को कहा गया। खून का प्रबंध भी करना था। सुरभि जैसे सम्मोहनावस्था में थी। वो यंत्रवत भाग भाग कर सारी व्यवस्था करने में लगी थी। ऑपरेशन शुरू हो गया था। सुबह के 6 बज गए थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सूने गलियारे में सुरभि 2 घंटे से मूर्तिवत जड़ बैठी थी। उधर से गुजरती एक नर्स की दृष्टि उस पर पड़ी तो वो पास आकर उसे सांत्वना देने लगी। जब उसने देखा कि बिना पूरे गर्म कपड़ों के ठंड से काँप रही है तो उसने तुरंत वार्ड बॉय को आवाज़ लगाई और एक कंबल मंगवाया। उसके लिए गर्म कॉफ़ी मंगवाकर ज़बरदस्ती पिलाई। फिर बोली, मैडम सर ठीक हो जाएंगे। मैं देख रही हूँ कि आप कब से अकेले ही भाग दौड़ कर रही हैं। आप अपने बच्चों और रिश्तेदारों को फ़ोन कर दो। फ़ोन है ना आपके पास या मैं दूँ? कॉफ़ी और कंबल की गरमाई व नर्स की स्नेहमयी सांत्वना की गरमाई ने पत्थर बनी सुरभि को पिघला दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कानपुर में होते तो एक फ़ोन करते ही सारा शहर एकत्र हो जाता, पर मास्टर जी के इस अपने अजनबी शहर में उसे एक भी व्यक्ति याद न आया जिसे संकट की इस घड़ी में वो सहायतार्थ बुला सके। 8 महीने हो गए थे यहाँ आए, पर अड़ोस पड़ोस से सामान्य दुआ सलाम से अधिक संबंध नहीं बने थे। बस्ती के कई व्यक्तियों, मीडिया व नाट्य अकादमी के कई छात्रों के नंबर थे उसके पास, पर वो निश्चय नहीं कर पा रही थी कि काम के सिलसिले में जिनसे औपचारिक मेल मुलाकात है, क्या उनसे इतना रिश्ता जुड़ गया है कि निजी आवश्यकताओं के समय उन्हें सहायता के लिए बुलाया जा सके। सुरभि को एक बार फिर से उन अपनों की कमी खलने लगी जिनका अस्तित्व कभी था ही नहीं। मास्टर जी के माता पिता उन्हें किशोरावस्था में अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। वे अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। धीरे धीरे उस बालक से सभी सगे संबंधियों ने दूरी बना ली थी कि कहीं अनाथ बालक का उत्तरदायित्व उन पर ही ना आ पड़े। दूसरी ओर सुरभि ने अपने माता पिता को कभी देखा ही नहीं था। उसका पालन पोषण उसे चाचा चाची ने किया था। मास्टर जी से ब्याह कर उन्होंने फिर कभी उसकी ओर पलट कर भी नहीं देखा था। इन दोनों ने विवाह के बाद जब अपना नीड़ बसाया तो उसे प्रेम व समर्पण से ऐसे सजाया कि किसी अन्य रिश्ते का अभाव खला ही नहीं। 10 साल बीत गए, फिर उन्हें अपने आंगन में किलकारियों की कमी सताने लगी। शादी के इतने बरस बाद भी वो इस सुख से वंचित थे। सारे चिकित्सीय प्रयास जब निष्फल रहे तो सुरभि ने मास्टर जी से विरोध के बावजूद अपनी अवधारणाओं के विपरीत जाकर पूजा पाठ, व्रत, मन्नत, पंडित, मौलवी कुछ भी न छोड़ा, लेकिन सब व्यर्थ के पाखंड साबित हुए।
धीरे धीरे सुरभि के माँ बनने की संभावना क्षीण होती जा रही थी। अब वो बच्चा गोद लेने के लिए मनाना चाह रही थी, पर मास्टर जी के आदर्श कुछ और ही थे। उनके अनुसार एक बच्चे को गोद लेकर उसे अपना वारिस बनाने से उत्तम है उस हर बच्चे में प्रेम बांटना जो उनके पास पढ़ने आता है। एक को मेरा कहने से बेहतर है सबको अपना कहना। सुरभि ने तो अपने मातृत्व की धारा को उसी ओर मोड़ दिया था जिस ओर मास्टर जी चाहते थे। पर आज कहाँ हैं वे सब अपने, कहाँ हैं वे? अचानक रिसेप्शन की ओर कुछ हलचल सी हुई। 15-20 लोग हड़बड़ाए हुए तेजी से भीतर घुसे और रिसेप्शन को घेर कर कुछ पूछताछ करने लगे। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें इशारे से कुछ बताया और भीड़ तेजी से ऑपरेशन थिएटर की ओर लपक पड़ी। कुछ पास आने पर सुरभि ने देखा कि कुछ छात्र थे जो उनके साथ बस्ती में काम करते थे। उनके साथ कुछ बस्ती वाले लोग और सुरभि के पड़ोस में रहने वाले राजीव जी व उनकी पत्नी भी थी। अम्मा कहते हुए एक छात्रा वृंदा पास पहुंचते ही उनसे लिपट गई। वे सब पता नहीं क्या क्या कहने पूछने लगे। सुरभि को बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। क्या कहा था उस लड़की ने? अम्मा। सुरभि को अम्मा कहा था उस लड़की ने। ये सब विद्यार्थी अक्सर उसके घर आते थे। कभी कभी बेतकल्लुफ़ी से किचन में घुसकर चाय कॉफ़ी या नाश्ता भी बना लेते थे। मास्टर जी तो स्वयं बच्चों के साथ बच्चा हो जाते थे, पर सुरभि का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि वो सब बच्चों के प्रति आत्मीयता तो रखती थी, पर वो आत्मीयता उद्दंड बरसाती झरने सी ना हो कर शांत गंभीर मानसरोवर सी थी। सुरभि के गुरु गंभीर चेहरे को और भी गुरुता प्रदान करती बालों में चांदी के चंद तारे, आंखों पर चढ़ा मोटे शीशे वाला चश्मा, कलफ लगी सिलवट विहीन सूती साड़ी और सदा कसे रहने वाले होंठों के कोर, ये सब कुछ मिलाकर उसका व्यक्तित्व जैसे एक अदृश्य प्रभा मंडल से घिरा रहता जिस पर प्रवेश निषेध की तख्ती लगी हो। ऐसे में वो आदर और सम्मान की औपचारिकता में बंधे विद्यार्थियों व बस्ती वालों के लिए मैम ही थी। पर आज अचानक क्या हुआ? शुष्क वर्जनाओं को ध्वस्त करता हुआ ये कौन सा झोंका था जो सुरभि को विभोर कर गया, या कि वो स्वयं ही कोई और थी इस समय? बीती रात्रि का एक एक पल उसके चेहरे पर चिंता की झुर्रियाँ बनकर बिछा हुआ था। झुकी कमर और दुख से कायर आंखों में ना जाने वो कौन सा खिंचाव था जो वृंदा उसके गले आ लगी थी। विकास, तरुण, तारा, सुबोध, रुचि सब ने उसे घेर लिया। अम्मा, आपने हमें फ़ोन क्यों नहीं किया? अरुण बोला। वो तो अच्छा हुआ कि भूरा चाचा को मेज पर रखा मास्टर जी का फ़ोन मिल गया। आप दरवाजे तो खुले छोड़ आई थी। उन्होंने फ़ोन करके अरुण को सब बताया। रुचि बोलते बोलते रुआंसी हो आई। उसके बाद किसी ने डॉक्टरों से मास्टर जी के ऑपरेशन के बारे में जानकारी लेनी शुरू की तो कोई नर्स द्वारा थमा गया दवाइयों का पर्चा लेकर केमिस्ट की दुकान की ओर दौड़ा। रुचि ने उनकी कमर के पीछे तकिया लगाया और उसके पांव बेंच के ऊपर कर दिए, फिर ठीक से कंबल उड़ा दिया। मालती शर्मा ने थर्मस से गर्म चाय निकालकर स्नेह पगे आग्रह से उन्हें पिलाई। अधिक खून की आवश्यकता न पड़ जाए इसके लिए सब बच्चों ने तुरंत अपने खून के सैंपल दे दिए जांच के लिए। बस्ती के ड्राइवर ने अपनी टैक्सी अस्पताल के बाहर ही खड़ी कर दी कि कहीं भाग दौड़ की ज़रूरत न पड़ जाए। भूरा ने बताया कि वो दुलारी और अपनी घरवाली को मास्टर जी के घर बिठा कर आया है, इसलिए सुरभि को घर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुरभि भौचक्की सी कभी एक की सूरत देखती कभी दूसरे की। कितने प्यारे कितने अपने लग रहे थे आज ये सब। सुरभि ने पहली बार अपने भीतर मातृत्व को अंगड़ाई लेते महसूस किया। उसने बाहें फैलाकर बच्चों को सीने से लगा लिया। अभी आप सुन रहे थे लतिका बत्रा जी की लिखी हुई एक खूबसूरत सी कहानी मेरे अपने। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।